नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के ठीक पास ऐतिहासिक राजदंड यानी कि सेंगोल को स्थापित किया। संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का ये प्रतिबिंब है। आज पूरी दुनिया भारत को आदर और उम्मीद के भाव से देख रही है। पीएम ने भी कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा, लेकिन विपक्ष को उसमें सियासत करनी थी, लिहाजा उसने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। सबसे मुखर विरोध सामने आया आरजेडी का। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने नई संसद की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर ट्वीट करके पूछा कि ये क्या है। सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी का भी अलग तरह का विरोध सामने आया। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो शूद्र वाली पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज्यादा मुखर थे, उन्होंने सेंगोल की पूजा के लिए दक्षिण भारत से बुलाए गए ब्राह्मणों यानी कि संतों पर सवाल उठाकर ब्राह्मणवाद पर सरकार को घेरा। हालांकि बीजेपी ने भी इसका माकूल जवाब दिया है। तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के अहम और बड़े सवाल, क्या नई संसद का निर्माण और विपक्ष इससे आखिर दूर क्यों रहा, हलकान क्यों है, 24 की वसात पर क्या बॉयकॉट ब्रिगेड सियासत कर रहा है। सबसे अहम सवाल, क्या इसी के इर्द गिर्द 24 की एक बुनावट भी विपक्षी खेमे की दिख रही है। क्या विरोध का कोई और तरीका नहीं हो सकता, उद्घाटन में विपक्ष का शामिल नहीं होना क्या सियासत नहीं है, और क्या विपक्ष मोदी की लोकप्रियता से घबरा गया। तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, एक रिपोर्ट उससे पहले। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। आखिर तमाम विरोधों के बाद लोकतंत्र के मंदिर यानी नई संसद को पीएम मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। नई संसद में अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने साफ किया कि आखिर क्यों जरूरी थी नई संसद। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष को संसद के महत्व या लोकतंत्र से मतलब नहीं, उसे सिर्फ मोदी का विरोध करना है, चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों न हो। तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके पीएम मोदी को आत्ममुग्ध तानाशाह प्रधानमंत्री बता दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि एक आत्ममुग्ध तानाशाह प्रधानमंत्री, जिन्हें संसदीय प्रक्रियाओं से नफरत है, जो संसद में कम ही उपस्थित रहते हैं या कार्यवाहियों में कम ही भाग लेते हैं, वो 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यही नहीं, आरजेडी ने तो इससे 2 कदम आगे निकलकर संसद की तुलना ताबूत से कर दी। नई संसद की तस्वीर के साथ फोटो ट्वीट करके आरजेडी ने पूछा कि ये क्या है। जनाब, ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए था कि आखिर ये है क्या। लोकतंत्र के मंदिर की तुलना ताबूत से करने के पीछे की मानसिकता समझ से परे लगती है। आरजेडी अपने इस सवाल पर चौतरफा गिर गई। खुद आरजेडी के सहयोगी दलों ने इससे किनारा कर लिया, हालांकि बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया। और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है। एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है, और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। विरोध की आड़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगे हैं और नई संसद में राजदंड की पूजा करने वाले ब्राह्मणों पर सवाल उठाकर नए विवाद को जन्म दे दिया। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके राजतंत्र के साथ भाजपा सरकार
देश में ब्राह्मणवाद फिर से स्थापित करना चाहती है, जो बहुत ही निंदनीय है और भाजपा की घृणित सोच को जाहिर करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई संसद में पूजा को ब्राह्मणवाद से जोड़ा तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने करारा जवाब दिया। लोगों की जुबान तो जनता ने बंद कर दिया है और जनता जो चाहती, जनता जनार्दन होती, जनता जो बोले उसकी बात सही है और जनता मोदी जी के साथ है, योगी के साथ है, एनडीए के साथ है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं वो जनता का काम है, जैसे जनता खुश है। दरअसल कांग्रेस समेत करीब 21 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। सवाल है कि क्या विरोध का मतलब बहिष्कार है? क्या विरोध का कोई और तरीका नहीं हो सकता? संसद के उद्घाटन के ऐतिहासिक मौके पर विपक्ष का शामिल नहीं होना क्या सियासत नहीं है? सवाल ये भी कि क्या विपक्ष मोदी की लोकप्रियता से घबरा गया? क्या नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार से विपक्ष 2024 में मोदी को हराने के लिए जमीन तैयार कर रहा है? टीम न्यूज स्टेट। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दे। प्रशांत उमराव जी एडवोकेट और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तारिक खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभिमन्यु त्यागी जी हमें कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्वाइन करेंगे और साथ ही हमारे साथ कनेक्ट है अनुपम मिश्रा सर, वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल तारिक जी आपसे, आखिर इसमें ब्राह्मणवाद नजर क्यों आया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय दरअसल महासचिव जो है सुप्रीम स्वामी प्रसाद मौर्य उनको, जबकि सर्वधर्म पूजा की तस्वीर भी आज हमने देखी। क्या ये शूद्र पॉलिटिक्स का एक एक्सटेंडेड वर्जन है समाजवादी पार्टी के लिए? इसको ऐसे नहीं कहेंगे। अगर साधु संतों को बुलाना था तो सब जगह के बुलाना चाहिए, ये बात रखी गई है। और जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस मामले पे सीधा सा रहा है वो ये रहा है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों में मतलब कमी आ रही है, उस चीज के ऊपर हमारा विरोध है। क्योंकि अभी जब पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया तो 60,000 श्रमिकों ने वहां पर काम किया, इस बात को उन्होंने कहा और उनको वहां पर इसकी वजह से रोजगार भी मिला। फिर इसके बाद क्या करेंगे वो लोग? उसके बाद क्या करेंगे? हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि नया संसद बना, ठीक है, नया संसद बना, वो तारिक जी हो सकता है जिस कंपनी ने हायर किया होगा उस कंपनी को और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि संसद भवन के बाद आखिरी प्रोजेक्ट था देश में। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि इसका महिमा मंडल या ये बात करने की वो जगह नहीं थी। वहां ये जगह थी कि उस संसद की जो मूल भावना है कि 140 ठीक है, चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं अभी प्रशांत उमराव जी से लेता हूं। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी शूद्र पॉलिटिक्स को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, महाभारत को लेकर हमलावर रही, हमने देखा। अब जब देश के लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन का शुभारंभ का मौका था, वहां कम से कम ये धर्म वाली सियासत क्या दूर नहीं रह सकती थी? सवाल ये सवाल तारिक साहब आपसे। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि जो धर्म की पॉलिटिक्स है या जाति की पॉलिटिक्स है, मैं तो कहता हूं सीधे सीधे कि धर्म की पॉलिटिक्स की ABCD जितने भी रंग बीजेपी के 2 सीट से लेकर आज सत्ता तक बने हैं वो तो धर्म की पॉलिटिक्स पे ही बने हैं। अगर धर्म की पॉलिटिक्स की जननी किसी को कहेंगे तो वो बीजेपी का है, उसको बीजेपी का ही नाम दिया जाए। मौर्य साहब का बयान गलत है, सही है? तारिक साहब, मौर्य का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है, सही है? मौर्य साहब का बयान ये कहता है कि अगर संतों को बुलाना चाहिए तो यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए इंडिया में। इंडिया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को मिला के बनता है, सिर्फ साउथ से नहीं बनता है। तो यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए। उस चीज का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, ये सवाल तो वाजिब है। प्रशांत उमराव जी जवाब दीजिए। आप लोग एक तरफ इंक्लाइन दिख रहे हैं। प्रशांत जी जवाब दीजिए। आपको पूछना चाहिए ना, मुझे जो पूछना मैं पूछ रहा हूँ। प्रशांत जी देखिए, जो भी इस तरह की आयुष जी बात कर रहे हैं, केवल अज्ञानता की बातें कर रहे हैं। जो भी वहां पे पुजारी लोग बुलाए गए थे साउथ से, वो कोई भी ब्राह्मण उनमें से नहीं था। सभी SC और OBC वर्ग के सैविज्म को मानने वाले वहां पे तमिलनाडु के लोग हैं। क्योंकि लोग इतना हिंदू विरोध में इतने लोग ये डूब चुके हैं कि इनको कुछ चीजों की समझ नहीं है। अब बात अगर आई है नॉर्थ इंडिया की, तो उसमें 12 समाज के 12 संप्रदायों के लोग बुलाए गए थे। उसमें जिस धर्म को मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बौद्ध समाज के भी थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, सभी के लोग थे। नॉर्थ इंडिया के भी लोग थे, आचार्य लोकेश मुनि जी जैन समाज के नॉर्थ इंडिया के। इसी तरह के जो धम्म जी बुलाए गए थे वो भी नॉर्थ इंडिया के। तो सभी पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास उसमें किया गया था। उसमें नॉर्थ साउथ वाली ऐसी कोई बात ही नहीं। जो डिवीजन कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिएट किया, उसी डिवीजन को ही बांटने का प्रयास किया गया है। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सभी जगह सभी धर्मों के लोग बुलाए गए। जिसमें ब्राह्मणवाद वाली कहीं ऐसी कोई
बात ही नहीं है। और ये पार्लियामेंट जो है सभी लोग। अनुपम सर, क्या एक बड़ा मौका था जब बीजेपी विपक्ष को साथ ले आकर इसको और ज्यादा बड़ा मौका बना सकती थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, विपक्ष ने जिस तरह के सवाल उठाए उससे पता चलता है कि विरोध का जो तर्क था और तथ्य था वो दोनों कितना हल्का है। चाहे ताबूत वाली बात हो, चाहे जो ब्राह्मणवाद का आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी से, दोनों ही बातों को अगर लिया जाए। लेकिन डेफिनेटली विपक्ष को साथ में लेकर चलना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर विपक्ष ने मन ही बना लिया है साथ में ना आने का, तो आप ये देखें कि चले ये तो आज संसद की बात थी, राष्ट्रपति को मुद्दा बना दिया। ये तो नीति आयोग की बैठक में भी नहीं गए, उससे भी उन्होंने बहिष्कार किया। जो तमाम सरकार आगे, जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तो कांग्रेस ने 7-8 महीने उनसे कर्टसी कॉल नहीं किया था। और उसके बाद भी जब सोनिया और राहुल मिलने जाते हैं तो बधाई देने नहीं जाते हैं, एक मेमोरेंडम लेके जाते हैं। तो आपने तो जब राष्ट्रपति से ही लेकर सारे बहिष्कार शुरू कर दिया है तो आपको कहां से लाया जाए? एक चीज मैं इसमें उठाना चाहूंगा कि यहाँ पे जिन्हें ब्राह्मण संतों की बात हो रही है, मैंने काफी पढ़ा है, इसकी अधीनम संत कहलाते हैं। ये एक शैव संप्रदाय है और इसमें तकरीबन सारे संत गैर ब्राह्मण हैं, ये सब ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो फिर आखिर समाजवादी पार्टी यहाँ क्यों जाति ढूंढ रही है या ब्राह्मणवाद ढूंढ रही है? मेरी बात सुने, समाजवादी पार्टी नहीं, बात हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव कहाँ चुप करा पाए? वो तो रोज ट्वीट करते थे, रोज आदेश जारी करते थे कि रामचरितमानस पे कोई नहीं बोलेगा। स्वामी प्रसाद खुल के बोलते थे, उनको मालूम था कि फायदा हो रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का हो रहा है और नुकसान हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का हो रहा है। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को तो एकदम अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव मिलकर चुप नहीं करा पाए, तो उनके बस भी नहीं है। एक चीज आप देखें, हम जरूर कहेंगे कि इसमें दो राय नहीं है कि जो भाजपा ये तमिलनाडु के लोगों को बुला के और ये सब कर रही है, तो डेफिनेटली उनका एक चुनावी निशाना है तमिलनाडु की तरफ, भाजपा वहां पे पैर पसारना चाहती है। बस एक आखिरी बात कि भाई राजनीति आप भी कर रहे हैं, राजनीति आप भी कर रहे हैं। कुछ लोग उत्तर और दक्षिण में भेद करके राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग उत्तर और दक्षिण को जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। अब ये जनता के ऊपर है कि वो किसको पसंद करते। ठीक है, अभिमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभिमन्यु जी, आखिर विरोध की सियासत कहां तक सही है, खास करके ऐसे मौके पर जब देश की बात हो रही थी? पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए, आयोजित देखने में क्या आ रहा है कि राम मंदिर का शिलान्यास हो, काशी विश्वनाथ मंदिर का शिलान्यास हो, या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का शिलान्यास हो, या उसका उद्घाटन हो, सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा है। इसके अलावा और कहीं कोई चेहरा नहीं, कहीं कोई पट्टी नहीं। इस देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति, जब वो बोलते हैं तो सत्र चालू होता है, ये परंपरा है देश की। क्या इस देश की शिलान्यास जो पार्लियामेंट का हुआ, क्या उसमें रामनाथ कोविंद जी से नहीं कराया जाना चाहिए था? नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन हुआ। हाँ। तो क्या हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से भी आती है, मुर्मू जी से क्या उनसे उद्घाटन नहीं कराया जाना चाहिए था? क्या उन तमाम जो हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जो भी जीवित है, उनको नहीं बुलाना चाहिए था? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस पर तो चर्चा पहले ही हो चुकी है अभिमन्यु जी, जब उद्घाटन नहीं हुआ था उसके पहले से लगातार चर्चा चल रही थी कि कहां विधानसभाओं के उद्घाटन में कांग्रेस के कौन से नेता गए थे, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या नॉर्थ ईस्ट की बात हो। पार्लियामेंट नहीं, कायदा तो वही लागू होता है सर, कायदा तो वही लागू होता है। कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कायदा तो वही लागू होता है। थोड़ी जानकारी हम भी बढ़ा लें कि उच्च सदन कहाँ पर है। ये पॉलिसीज मैटर का मामला है। अभिमन्यु जी, सोनिया गांधी ने अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन किया था तो सांसद यूपी से हैं, रायबरेली से हैं। देखिए, वो सिर्फ सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से उनका कोई नाता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कायदा है, जो गार्जियन है, सुनिए ना, ये चर्चा पहले ही हो चुकी है, मैं उसमें वापस नहीं आना चाहता। मेरा सवाल उससे आगे बढ़कर था कि अगर कांग्रेस विरोध कर ही रही है तो क्या विरोध के इतर जो बाकी पार्टी सहयोगी कांग्रेस की हैं उससे भी कांग्रेस इत्तेफाक रखती है, चाहे ताबूत वाला बयान हो, ब्राह्मणवाद वाला बयान हो, या जैसे जेडीयू के नेता ने कहा कि हमारी सरकार अगर 24 में बदलती है तो फिर हम उस संसद में जाएंगे नहीं, वो वाला राबता कांग्रेस का भी है क्या 24 के बाद? आयोजी कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दे आधारित आंदोलन करती है, मुद्दे आधारित मुद्दों पर। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, हम मुद्दे को उठाते हैं। हमारा मुद्दा था माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति को भी सहयोग लेना था, उनको भी बुलाना चाहिए था उन लेटर पे, और उनसे उद्घाटन होना था, उनसे शिलान्यास होना था। जहां तक नेताओं के बड़बोलेपन वाले वाक्य आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और उसके बारे में ज्यादा मुझे लगता है और हमारी पार्टी को भी लगता है, आपको भी लगेगा, इसके बारे में ज्यादा बेहतर अगर बता पाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए
वो ज्यादा बेहतर तरह से बता पाएंगे। अगर ये नहीं बता पाएंगे तो माननीय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये इनकी पार्टी का मामला। प्रशांत उमराव जी, जो पार्टी का मामला, प्रशांत उमराव जी, एक बड़ा आरोप लगा, जयराम रमेश ने लगाया कि ये आत्ममुग्धता है, तानाशाही है, सेल्फ सेंट्रिज्म का एक बड़ा आरोप लगातार आप लोगों पर लगता रहा है। देखिए, आयोजी कल झूठ फैलाने का एक काम कर रहे हैं ये लोग। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एच डी देवेगौड़ा जी उसमें शामिल थे, कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल थे। इस कार्यक्रम में 25 पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थी भारतीय जनता पार्टी के अलावा। खाली कांग्रेस जैसी ही पार्टियां ही, ऐसा केवल विपक्ष में नहीं है, और भी पार्टियां देश में, कई सारे विपक्ष के मुख्यमंत्री, विपक्षी पार्टियां शामिल हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हुए। एक खाली प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हमने सभी लोगों को सम्मान के साथ आमंत्रित किया। अगर आप आना नहीं चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। हमने इस तरह की कहीं कोई हमने भेदभाव करने का काम नहीं किया है। और देश में केवल कांग्रेस ही विपक्षी पार्टी नहीं, और भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां, नवीन पटनायक जी से लेके चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआरसीपी, और इस तरह की 25 पार्टियां वहां पर आई थी। और मनमोहन सिंह जी को भी इन्वाइट किया था। मुझे लगता है शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से वो नहीं आ पाए होंगे। अभी दो पूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं, पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी भी आए थे। तो सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। और इस तरह की चीजें आज इस देश के संवैधानिक प्रमुख को न बुलाने की क्या ये चूक थी या ये कायदा है? नहीं, ये कहाँ पे लिखा है कि ये तो भवन का उद्घाटन था, राष्ट्रपति जी का काम थोड़ा है। ये तो एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आप तानाशाह करें। दो बार घोषित करके उनको चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी ने। पहली बार 283 सीटें जनता ने दी, दूसरी बार 303 सीटें दी। क्या हमने कोई क्या तानाशाही करके क्या वो प्रधानमंत्री बने? क्योंकि इनके जो जिस महारानी की पूजा करते हैं वो स्वयं एक तानाशाह के नौकर की बेटी है। एक और दूसरी इनकी जो ठीक है आपसे तारिक खान साहब सवाल आपसे है। समाजवादी पार्टी का विरोध अब कहां तक है? अब तो संसद का उद्घाटन हो गया, आपके सांसद जो हैं वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, या 24 में वही लाइन है जो जेडीयू की है? देखिए, सीधा सा सवाल ये है कि किसने उद्घाटन किया, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जो संवैधानिक मूल्य है उसको बचाकर रखना ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, और विपक्ष को उसके बराबर की इज्जत देना ये भी जिम्मेदारी इन्हीं की है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है कि क्या संसद भवन बीजेपी के सांसदों की सैलरी से बना है? वो उन्हीं टैक्स पेयर्स के पैसों से बना है सर। जो हक आप जाहिर कर रहे हैं तारिक खान साहब, बिल्कुल जायज है कि बीजेपी की संसद तो है नहीं, उसी हक के साथ आप लोग चले गए होते तो और बेहतर तस्वीर दिखती कम से कम। बिल्कुल, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी हक देता है कि हम न जाएं। वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी अधिकार देता है कि हम अपना विरोध दर्ज कराएं। विरोध इसलिए है क्योंकि आपने जब उसी संसद में या उसी तरीके की किसी भी विधानसभा में हम ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना पे बात करिए, आप नहीं करते। जब ठीक है, मेरे पास बात करिए, महंगाई पे बात करिए, आप नहीं करते। तो हमारे अभिमन्यु जी, क्या ये विपक्षी गोलबंदी का एक मुद्दा भी आप लोगों ने बना दिया था कि 24 से पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट फायर करके देख लेते हैं कि कितने दल हमारी लाइन के साथ खड़े हो रहे हैं? आयुष जी, ये टेस्टिंग का मामला नहीं, लोकतंत्र बचाने का मामला। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जिस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है वो इस देश में चल रही है, अहंकार में डूबे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अगर हमने सहयोग की बात करी, हमारे भाजपा के साथी हमारे अब तो कई बार हम लोग साथ ही बैठ चुके हैं, गोलमोल जवाब दे रहे थे। क्या शिलान्यास जब हुआ था, क्या माननीय जो उस दौरान राष्ट्रपति जी थे कोविंद साहब, क्या उनसे नहीं किया जाना चाहिए था? सोनिया गांधी हम नागरिक है देश, क्या उद्घाटन आज? ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, आखिरी सवाल आपको ये जवाब देना है। ठीक है, और आप बताइए, अनुपम सर आखिरी सवाल, क्या ये 24 की तैयारी में भी विरोध हो गया, ऐसा दिख रहा है? चुनाव को मुश्किल से 1 साल बाकी है और सारा विरोध उसी का है, सारी परेशानी उसी की है। और ये देखिए, दोनों पक्ष से मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री भी जो काम कर रहे हैं वो भी मैसेजिंग दे रहे हैं। बिना कहे उन्होंने सावरकर के जन्मदिन पे संसद का उद्घाटन किया। हालांकि इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि इस पार्लियामेंट को संसद नाम ही सावरकर ने दिया था। जिस तरह वो दक्षिण भारत में निशाना लगा रहे वो सब चुनाव से लेके, और यही विपक्ष की परेशानी भी है कि उनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी वहां पैर फैलाने का प्रयास कर रही है जहां माना जाता था कि पहले वो इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन जब से नॉर्थ ईस्ट में चली गई है भाजपा तब से उनको दक्षिण भारत को लेकर डर लग रहा है और डेफिनेटली ये 2024 को लेकर पहाड़ों पर जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अपनी अपनी सियासत है, अपना अपना निशाना है, 24 की तैयारी भी है, लेकिन 24 की तैयारी के तहत चाहे सत्ता हो या विपक्ष, क्या एक साथ दिखने की कोशिश या एक साथ लाने की कोशिश अगर होती तो देश के बाहर भी इससे बेहतर तस्वीर भारत